गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका फिर से एक स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, और इसके साथ साथ इस आपके सब्जेक्ट में यानी जो आपका सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, इसमें कौन सी चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखी हैं और उनको यहाँ पर फिर से उन चीज़ों को पढ़ना है। और इसके साथ साथ सारे टॉपिक आपको कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, ताकि आपको हर चीज़ एक अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, चाहे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, सभी सब्जेक्ट मैंने आधे आधे कवर करा दिए हैं। और जल्दी से आप उन टॉपिक्स को पढ़िए, जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीज़ें पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए। और नोट्स कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। आप के एजुकेशन 4-6 नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं तो आप वहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। और अगर आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेली आपको टेलीग्राम का लिंक दे देती हूँ, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम पे जाइए और हमारे चैनल के एजुकेशन 4-6 को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सामाजिक अध्ययन में हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी मैंने अभी क्लास स्टार्ट नहीं की थी, ये आपकी पहली क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक रिपीट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, यानी कि भारत में हमारे किस किस साम्राज्य की स्थापना हुई है। जैसे कि मौर्य काल आया, उसके बाद हमारा गुप्त काल आया, फिर वर्धन वंश काल आया। इस साम्राज्य की, इस मौर्य काल की स्थापना किसने की और ये किस उद्देश्य से आया, फिर गुप्त काल की स्थापना कैसे हुई, वर्धन वंश की स्थापना कैसे हुई, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर हमारा अगला टॉपिक है सामंतवाद कालीन भारत, यानी राजपूतों का उदय कब हुआ हमारे भारत में, और इनकी प्रमुख राजवंश और इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, इनके बारे में हमें विद डिटेल पढ़ना है। उसके साथ साथ अगला टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यानी दक्षिण भारत के प्रमुख कौन कौन से राजवंश हैं, जैसे कि चालुक्य, पल्लव, चोल हैं, राष्ट्रकूट हो गया, और उनकी क्या क्या सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। यानी चालुक्य पल्लव जब हमारा राजवंश आया तो उनकी क्या क्या सामाजिक और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, इसकी स्थापना कैसे हुई, ठीक, इसका उदय कैसे हुआ, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टॉपिक है अरब में इस्लाम धर्म का उदय, यानी जो अरब है हमारा, इसमें इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, उसकी उत्पत्ति कब हुई। इसके साथ साथ भारत में ये इस्लाम धर्म कब आया और इसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ा। और इसके साथ साथ तुर्क आक्रमण, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम जी आए, महमूद गजनवी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पूछा जाता है महमूद गजनवी के बारे में, और मोहम्मद गौरी के आक्रमण और उनका क्या भारत पर प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ अगला टॉपिक है आपका सल्तनत कालीन भारत, यानी भारत में सल्तनत कालीन व्यवस्था कैसी थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, इसकी और सुदृढ़ीकरण दास और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, खिजली वंश कब आया, तुगलक वंश कब आया, दक्षिण में बहमनी और विजयनगर राज की स्थापना कब हुई। तो बहमनी और विजयनगर राज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इसके साथ साथ सल्तनत का विघटन, मंगोल आक्रमण और वो उसका प्रभाव, तैमूर व चंगेर खां, सैयद वंश व लोदी वंश, ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। ये एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। अगला आपका टॉपिक ये है कि सल्तनत कालीन उपलब्धियां, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक, सल्तनत कालीन समाज कैसा था, भक्ति आंदोलन और सूफी मंत्र के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। अब अगला आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जो कहने में तो बहुत इजी है और सच में इजी है। क्यों है इजी? ये इसलिए इजी है क्योंकि आप इसे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने साइंस में पढ़ा है। साइंस में एक टॉपिक है आपका, ठीक है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव। ये एक टॉपिक है आपका, साइंस में भी है, जिसके बारे में आपने पहले से पढ़ा हुआ है। और जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस में था वो अब सेकेंड सेमेस्टर की सोशल साइंस में यही चैप्टर दे दिया गया है। वही चीज़ें आपको पढ़नी है। सूर्य क्या है, ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, उल्का पिंड किसे कहते हैं, सभी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। वही चीज़ें यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने साइंस के पेपर का जो नोट्स बनाया था, सूर्य से रिलेटेड जो टॉपिक था, वही टॉपिक्स आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से नोट्स बना रखा है तो उन्हीं को रिविज़न करिएगा। वही चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती, कुछ अलग से नहीं पूछा जाता है। और अगर नहीं बनाए हैं तो मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है, इसके बारे में, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। उसके साथ साथ अगला टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जैसे कि स्थल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जीव मंडल क्या होता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है, ठीक है। और इनका पृथ्वी पर कितना इनका प्रतिशत है, ठीक है, कितनी इनकी प्रतिशतता है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर कवर करनी है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका बनता है स्थल मंडल, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, जैसे कि आंतरिक संरचना के बारे में आप पढ़ेंगे। और शैल कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें, ये जो आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, शैल के प्रकार, ये आपको मैं ट्रिक वाइज बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी, एकदम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर के एजुकेशन चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बहुत से लोगों का कहना है कि मैम मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है, तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि आप बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस नहीं करते हो। अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर रहे हो तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर कवर करनी है। शैल जैसे कि अवसादी शैल क्या होती हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी, आग्नेय शैल, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला टॉपिक है आपका धरातल के रूप बदलने वाले कारक, ठीक है, जैसे आंतरिक पटल विरूपणी बल। इसका मतलब क्या होता है? तो आंतरिक पटल विरूपणी बल का मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न बल जो होता है, जो पृथ्वी के अंदर के भाग से उत्पन्न होता है, आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, और ये बल क्या होता है, ये बल जो होता है ये ज़्यादातर, जैसे कि रेडियोधर्मिता आपने सुना होगा, पृथ्वी के घूमने यानी पृथ्वी के चक्कर लगाने की बात सुनी होगी, आंतरिक जो ज्वारीय घर्षण होता है जैसे ज्वार भाटा वगैरह होता है, ठीक है, और पृथ्वी के जो अंदर के भाग से निकलने वाली जो गरम जो गैस जो उत्पन्न होती हैं, यही सब चीज़ें क्या हैं, आंतरिक पटल विरूपणी बल कहलाती है। आकस्मिक बल जैसे अचानक से होने वाला बल, आकस्मिक जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, भूकंप आ जाना, भूकंप अचानक से आ जाता है, भूकंप आ जाना, ठीक है। तो ये सभी और इनका क्या प्रभाव पड़ता है और इनका प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, इनसे प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, यानी कि यहाँ पर भी आपकी पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य आंतरिक स्थितियों को पढ़ना है, यानी भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, ठीक है, ज्वार भाटा क्या होता है, ये सभी और इनका ये कितने प्रकार के होते हैं, इनसे प्रभावित होने वाला क्षेत्र, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ साथ अगला चैप्टर है बाह्य बल अनाच्छादन, यानी अपक्षय क्या होता है, ये आपके चैप्टर का नाम है जिसमें आपको पढ़ना है, जिसके अंतर्गत अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, इनसे बनने वाली भू आकृतियाँ कैसी होती, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। अब अगला आपका टॉपिक है वायुमंडल संगठन एवं संरचना, उनके तापमान, जैसे तापमान, वायुमंडल का तापमान कितना है, वायुदाब क्या होता है, वायुदाब पेटियाँ क्या होती हैं, वायुमंडल की आर्द्रता क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको
कवर करनी है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका पवन के प्रकार, यानी जो आपकी हवा होती है, वायु होती है, उनके वो कितने प्रकार की होती है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आपको पता है जो पवन होती है, ये चैप्टर का नाम है पवन के प्रकार। इसमें क्या क्या पढ़ना है, स्थायी पवन किसे कहते हैं, अस्थायी पवन किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्थायी पवन किसे कहते हैं, स्थायी पवन जैसे आपकी हवा होती है, मौसमी हवाएं होती हैं, ये सभी क्या होती है, स्थायी पवन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अस्थायी पवन किसे, स्थायी का मतलब होता है जो हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है, जो हमें क्या होती हैं, टिकाऊ होती हैं। ठीक है, जो हमें जो क्या होती हैं। और अस्थायी पवन का मतलब होता है जो अधिक दिन या अधिक समय तक रहने वाली ना हो, जैसे कि भूकंप आना, भूकंप नहीं, जैसे कि क्या होता है, आंधी तूफान आना। ठीक है, ये आपकी अस्थायी पवन होती है। आंधी तूफान डेली तो आती नहीं है। ठीक है, तो आंधी तूफान आना ये आपकी अस्थायी पवन है। और जो ये मानसूनी पवन जो हवाएं चलती हैं, ये स्थायी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ऐसी संरचना, यानी साइक्लोन की एक ऐसी संरचना होती है जो क्या करती है, जो गर्म हवा के चारों ओर कम वायुमंडलीय दाब के साथ ये क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी कि जब एक तरफ से गर्म हवाओं और दूसरी तरफ से ठंडी हवा, ठीक है, इनका जब एक तरफ से गर्म हवा और एक तरफ से ठंडी हवा जब एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये एक गोलाकार आंधी का आकार ले लेती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा वो चक्रवात आते हैं तो गोल गोल करके आते हैं, क्योंकि गर्म और ठंडी हवा मिक्स अप करके आती हैं, जिन्हें हम चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अब प्रति चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात इसका ऑपोजिट होता है। कैसे, इसका एकदम विपरीत होता है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, चक्रवात का ये बिल्कुल क्या होता है, विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जो बीच में जो उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होता है, जबकि परिधि की ओर निम्न वायुदाब का यहाँ पर क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपका इसके कारण जो हवाएं जो होती हैं वो केंद्र से क्या होती है, जैसे ये हमारा केंद्र है, केंद्र से परिधि की ओर जाती हैं। ठीक है, की ओर प्रवाहित होती है। और इनका दाब जो होता है वो क्या होता है, 10 से 15 मिलीबार होता है। शायद ऐसे ही होता होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, जब आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो या बताएंगे। ठीक है, अब आपको पढ़ना है जलमंडल। एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है जलमंडल। ठीक है, आपको पता है कि आपके पृथ्वी का 70 to 75% आपका जो भाग है वो क्या है, जलमंडल, जल से घिरा हुआ है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हमें पढ़ना है समुद्र क्या है, उसकी क्या गतियाँ होती हैं, समुद्री धाराएं क्या होती हैं। ठीक है, और तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या इनका प्रभाव पड़ता है, ज्वार भाटा क्या होता है, यानी आपके समुद्र में जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी सी लहरें उत्पन्न होती हैं ज्वार भाटा, वो कहलाती हैं। वो ज्वार भाटा होता क्या है, तो बहुत आपसे क्वेश्चन पूछा था ज्वार भाटा किसे कहते हैं, और ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो ये टॉपिक आपको कवर करना है। अब अगला टॉपिक है आपका हमारा संविधान। ठीक है, यानी कि इसमें आपको पढ़ना है संविधान किसे कहते हैं। ये आपका एक यूनिट है अलग से, हमारा संविधान, इससे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें पढ़ना है कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान किसे कहते हैं, जो कानूनन रूप से क्या होते हैं, हमारे जो मौलिक नियम बने हुए होते हैं, मौलिक नियम के जो सिद्धांत होते हैं, जैसे भारत का संविधान का पालन करना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं संविधान के लिए, यानी कानून के रूप में बने हुए जो मौलिक नियम और सिद्धांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संविधान कहलाते हैं। ठीक है, जो कानूनी रूप से जो हमारे नियम बने होते हैं हमारे भारत के लिए, ठीक है, और उनके जो सिद्धांत बनाए जाते हैं वही संविधान कहलाते हैं। इसका गठन कब किया गया, इसकी भूमिका क्या थी, ठीक है, क्यों इसका गठन किया गया, इसकी क्या भूमिका रही, ठीक है, संविधान के क्या प्रस्ताव थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है, उसकी प्रस्तावना बतानी है। नागरिकता किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक कर्तव्य क्या होता है, कितने नीति निर्देशक तत्व हैं और नीति निर्देशक तत्व क्या क्या होते हैं, तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है आपका उपभोक्ता जागरूकता, यानी उपभोक्ता शोषण के क्या प्रकार हैं, उपभोक्ता के अधिकार और क्या क्या कर्तव्य हैं, उपभोक्ता को सुरक्षा के क्या उपाय हैं, यानी उपभोक्ता की सुरक्षा करने के क्या क्या उपाय हैं। इसके साथ साथ आपको अगला टॉपिक ये पढ़ना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान और भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व, यानी हमारा जो अगला जो आपका यूनिट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था।
यानी कि इसमें कृषि का क्या योगदान रहा और भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इनका क्या महत्व है, भारतीय कृषि में उत्पादकता क्या है, हरित क्रांति व उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़नी है। तो आपको ये देखकर पता चल गया होगा कि सेकेंड सेमेस्टर का जो सोशल साइंस है उसमें काफ़ी चैप्टर आपके हैं, यानी कि बहुत लेंदी है और सच में लेंदी है। सारी चीज़ों को पढ़ना है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेंदी ज़रूर है लेकिन टफ नहीं है, ईजी है। एक बार आप समझ लोगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। मुद्रा से हर साल एक एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि मुद्रा का क्या अर्थ है, मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं, साख मुद्रा क्या होती है, चेक बैंक क्या होता है, चेक बैंक जो ड्राफ्ट होता है वो क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, हुंडी किसे कहते हैं, ग्रेशम का नियम क्या है, मुद्रा स्फीति क्या है, मुद्रा अस्फीति क्या है, मुद्रा संकुचन क्या है, मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए का क्या मूल्य है, भारत की मौद्रिक नीति क्या है। तो मुद्रा से आपका एक प्रश्न आना इम्पॉर्टेंट है, यानी एक प्रश्न आना अनिवार्य है, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगला जो चैप्टर है आपका वो ये है कि भारत का औद्योगिक विकास कैसा है, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे कि लघु उद्योग किसे कहते हैं, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, भारत की नई औद्योगिक नीति क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। तो इन सभी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से आपको कवर हो गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने टॉपिक्स हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं। सारी चीज़ें आपको जो भी टफ वर्ड थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो मैंने अपलोड की या कब मैंने लाइव क्लास ली, ठीक है। इसके साथ साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सोशल साइंस का, थोड़ा उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्या है, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, और इस साम्राज्य में मैं आपको मौर्य काल के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।